हेलो एवरीवन। टेस्ट हब के बिहार एसआई के टेस्ट नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। मैथ का जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको अलग पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी तक के लिए मैं इसका आंसर्स बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 1001 यानी 1001/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, ये कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 2 टू द पावर ए है, यानी 2 टू द पावर ए इज इक्वल टू 3 टू द पावर बी इज इक्वल टू 12 टू द पावर सी। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 8 यौगिक संख्याओं का मीडियन यानी माध्यिका क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.5। एक महिला एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहती है कि हमारे ससुर इनके ससुर के पिता हैं। वह पुरुष उस महिला का कौन है? वो दामाद है। क्वेश्चन नंबर 6, एक षटकोण में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? अब जो भी ये देख लीजिए षटकोण है या नहीं, जो भी। तो एक षटकोण में विकर्णों की कुल संख्या जो होगी वो 9 होगी। ठीक है। नेक्स्ट, रामानुजम संख्या 1729। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% लाभ हो? 20%। ओके, नेक्स्ट, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% और दूसरा अपठनीय है। तो दूसरे बट्टे की दर क्या है? तो जो दर है वो है 10%। एंड क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। यह है 100/3, 33.1/3%। चलिए अब हम अपने जीएस सेक्शन को शुरू करते हैं। और इस बार के टेस्ट में आधुनिक भारत के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो आपको इस टेस्ट में, ये जो सेक्शनल टेस्ट चल रहा है, इस टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चन जीएस के जो होंगे वो आधुनिक भारत के ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि टेस्ट 4 जो होगा वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, सेक्शनल टेस्ट में। और ये टेस्ट आरा में बजाज शोरूम के पास जो टेस्ट हब का ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे अगले संडे यानी 19 मार्च के आसपास ये होगा। 19 मार्च को, अगर संडे हो 19 मार्च को, तो उस दिन ये टेस्ट होगा। चलिए अब हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, बीजापुर से गोवा छीना, इस प्रकार भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये पहला गवर्नर था पुर्तगाली, और इसने एक पॉलिसी चलाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये का संबंध जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से है। ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली समझिए कि एक तरीके से पुर्तगालियों का हिंद महासागर में नेवी के क्षेत्र में सुपरमेसी की स्थापना है ना। और ये टैक्स वगैरह भी लेते थे, कार्टेज प्रणाली चलाते थे। ठीक है। नीनो दा कुन्हा जो है, नीनो दा कुन्हा ये तीसरा गवर्नर है। ठीक है। और ये हेडक्वार्टर को कहाँ से, कोचीन से गोवा लेके चला गया था। ठीक। अब थोड़ी बहुत जानकारी हम अल्बुकर्क के बारे में ले लेते हैं। ये दूसरा गवर्नर है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से क्या गोवा छीन लिया था। ठीक। और
इसने हिंदू महिलाओं के साथ क्या विवाह की नीति अपनाई थी, ठीक है। और इसी को वास्तव में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक माना जाता है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स-ला-शापेल की संधि का संबंध, एक्स-ला-शापेल की जो संधि हुई थी उसका संबंध किस युद्ध से है? तो ये जो है ये प्रथम कर्नाटक वार जो 1746 से 48 तक चला है, उससे इसका संबंध है। आपको पता है 1746 में सेंट टोमे का युद्ध होता है, ठीक है। उसी से इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। और ये 48 में एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ ये जो युद्ध होता है वो बंद हो जाता है, ठीक। ओके नेक्स्ट। बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के क्या निहितार्थ थे? मतलब अंग्रेज जो है उन्होंने बक्सर युद्ध के बाद यानी 1765 के बाद बंगाल में द्वैत शासन क्यों लागू किया? खुद ही पूरा का पूरा शासन खुद ही क्यों नहीं ले लिया, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था आपसे क्वेश्चन में। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि भारत में उनमें प्रशासनिक अनुभव की कमी थी, उनको रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन मतलब लैंड ऑफ द लॉ की जानकारी नहीं थी भारत में, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक अनुभव की कमी थी उनके पास। और भारतीय जनता के विरोध की संभावना थी, क्योंकि अगर कोई ऐसा कानून ये पारित कर देते जो भारतीय जनमानस के भावनाओं के अनुकूल नहीं होता तो भारतीय जनता इसका विरोध करने लगती, तो ये भी कारण था। और तीसरा, बंगाल के आर्थिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन, ये तो कारण था ही, ठीक है। कहाँ कोई पचड़े में फंसेगा नीति निर्माण के, इनको लगा कि बंगाल को लूटने में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये भी कारण था। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके क्वेश्चन नंबर 14। किस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा? तो ये जो संधि हुई थी ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है, जो थर्ड वॉर हुआ था, थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 92 तक ये चला है, ठीक है। और इसमें कौन है? कॉर्नवालिस है जो आपका गवर्नर है। उसी के टाइम पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य का हिस्सा और अपने 2 पुत्र ये अंग्रेजों को देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों की कुशल आक्रमण्यता की नीति का संबंध किस प्रांत से है? तो ये जो अंग्रेजों की कुशल आक्रमण्यता की नीति है ये अफगानिस्तान से है, ठीक। एक्चुअली जो फर्स्ट अफगान वार जो हुआ था वो हुआ था 1839 से 42, और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज हार गए थे। तो अंग्रेज़ों के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित थीं कि अंग्रेज़ अविजित हैं, उस इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा था इस हार से, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान के साथ संबंध को लेके अंग्रेज़ थोड़े सतर्क हो गए कि यहाँ पे जाने के बाद क्या हो रहा है कि हम तो हार जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुशल आक्रमण्यता यानी कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक, सिर्फ उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। यही नीति थी कुशल आक्रमण्यता की नीति। और ये नीति कब से कब तक चली? ये 1842 जब हारे थे से लेके 76 तक चलती है, ठीक है। उसके बाद ये नई नीति लेके आते हैं जिसका नाम है अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी। तो अग्रगामी नीति का भी संबंध किससे है? अफ़गानिस्तान से ही है। इसमें ये क्या करते हैं कि फिर से इसको अफ़गानिस्तान को जीतने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड अफ़गान वार होता है, ये फर्स्ट अफ़गान वार है, और यहाँ पे सेकंड अफ़गान वार होता है 1878 से 1880 के बीच, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अंग्रेज मतलब अफ़गानिस्तान से इतना वो क्यों कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान को जीत ही लिया जाए? तो ध्यान रखिएगा उस समय ये रूस से बहुत डर रहे थे, क्योंकि रूस विस्तारवादी नीति अपनाए हुए था और ये चाह रहे थे कि इंडिया और रूस के बीच में एक बफर स्टेट का निर्माण कर लिया जाए, ठीक है, यानी रूस को जो उधर ही रोक सके। तो इस लिहाज से अफ़गानिस्तान इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। बट 1842 में ये अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं
और हार की जो कीमत है वो कौन चुकाता है? वो चुकाता है सिंध। ये बेचारा अंग्रेज़ों का समझिए कि पिछलग्गू था। इसने अफ़गानिस्तान, जो फर्स्ट अफ़गान वार हुआ है उसमें अफ़गानिस्तान की अंग्रेज़ों की इसने हेल्प भी की थी। लेकिन जो दाग लगा है इनके ऊपर जो हार का, उसको धोने के लिए ये सिंध को हड़प लेते हैं 1843 में। और कौन है इसका सूत्रधार? किसके नेतृत्व में ये होता है? ये होता है नेपियर के नेतृत्व में। यानी सिंध को किसने हड़पा है? तो सिंध को हड़पा है नेपियर ने। नेपियर, ठीक है। और साथ ही साथ उस समय पंजाब पर ध्यान रखिए, रंजीत सिंह का शासन है। तो रंजीत सिंह, आपको पता है कि रंजीत सिंह और अंग्रेज ये इक्विवेलेंट थे एक तरीके से। अंग्रेज बहुत बराबरी का सम्मान देते थे रंजीत सिंह को। तो एक तरीके से रंजीत सिंह पर भी डिटरेंस क्रिएट करना चाहते थे अंग्रेज, कि भाई हम अफ़गानिस्तान में हार गए तो कोई बात नहीं, हम में अभी भी दम है, देखो सिंध को जीत लिया। तो ये सारी कहानियाँ थीं। तो अंग्रेज़ों की कुशल आक्रमणीयता की नीति का संबंध किससे है? अफ़गानिस्तान से। और अग्रगामी नीति का भी संबंध किससे है? वो भी अफ़गानिस्तान से। चलिए आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को बॉम्बे में पूर्णतः लागू करने का श्रेय किसको है? तो देखिए ध्यान रखिए, ये बॉम्बे में पूछ रहा है आपसे। तो बॉम्बे में एल्फिंस्टन ने लागू किया था अराउंड 1820 के आसपास, ठीक है। और सबसे पहले मद्रास में किसने लागू किया था? मद्रास में लागू किया था इसको मुनरो ने, ठीक। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देख लीजिए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये कितने % एरिया पे इंडिया के था? ये 51% एरिया पे था, ठीक। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत? तो मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, असम और एमपी का कुछ पार्ट, ठीक। ये सारे पार्ट जो हैं ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत आते थे। आगे चलते हैं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक प्रसिद्ध लेख का संबंध किससे है? तो एक्चुअली इसमें मैं कहूँगा कि एक एरर है, ये आप सारे ऑप्शन काट दीजिए। इंग्लैंड डेब्ट टू जो इंडिया है ये लाला लाजपत राय की एक बुक है, लाला लाजपत राय। तो जब भी आपको इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया दिख जाए आपको आंसर मारना है लाला लाजपत राय। हालांकि 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हो रही थी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। उसमें भाग ले रहे थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने वहाँ पे एक लेख लिखा था जिसका नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक। और उसमें इन्होंने जो धन का दोहन हो रहा था इंडिया से, उसमें इसी लेख में इन्होंने उस धन के दोहन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था कि ये अनिष्टों का अनिष्ट है, ठीक है। तो इसलिए आज से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दिया गया होगा, बट आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आप ये रखिएगा कि लाला लाजपत राय ही आंसर होगा जब भी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया आपको दिख जाए। और इसी के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि एक और बुक है, उसका नाम है इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होगा, इंग्लिश आ जाएगा। तो ये किसकी है? ये B.R. अम्बेडकर की है, अम्बेडकर साहब हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की गई कि भारत में विस्तार ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य नहीं है? तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही ब्रिटिश जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका गठन होता है। और इसमें कितने मेंबर्स थे? 6, जिनमें 2 मंत्री हैं। कौन कौन से? विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। और 4 जो हैं वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य हैं, प्रिवी काउंसिल के। और इसी एक्ट के मदद से, मतलब इसी एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी अंग्रेज़ों की, उसको बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। किस किस मामले में? युद्ध और राजस्व के मामले में।
ध्यान रखिएगा, ये मामले जो हैं ये इसी एक्ट के थ्रू क्या किए गए, क्लियर किए गए थे। क्योंकि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कर दिया गया था, लेकिन वो मामले स्पष्ट नहीं थे, ठीक है, कि किस मामले में। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये मामला स्पष्ट कर दिया गया कि युद्ध और राजस्व के मामले में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है? ये शिक्षा से है। ये 1835 का जो मैकाले का स्मरण पत्र है, मैकाले मिनट, ठीक है, जिसमें मैकाले ये कहता है कि इंडियंस के जितने भी लिटरेचर हैं वो सारे बकवास हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में दी जानी चाहिए और अंग्रेजी चीज़ें ही पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी लिटरेचर ही, ठीक है। तो इसी स्मरण पत्र यानी भाषण है, इसी भाषण में मैकाले इस सिद्धांत का जिक्र करता है कि हम एक ऐसे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे जो दिखने में तो इंडियन हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, और इसको जब हम शिक्षित कर देंगे तो ये अपने नीचे के लोगों को क्या कर देगा, अपने नीचे के लोगों को ये शिक्षित करता रहेगा, ठीक है। तो यही है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको टपकन सिद्धांत भी बोलते हैं शिक्षा का, है ना। तो इसका आंसर है शिक्षा। अच्छा, शिक्षा पे बात हो रही है तो थोड़ी सी ये बात हो जाए कि शिक्षा का सबसे पहले जिक्र अंग्रेज़ों ने कब किया है। तो ये 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट आया था, इसमें 1 लाख रुपए दिए गए थे, किसके लिए? शिक्षा पर खर्च करने के लिए। अब ये अलग बात है कि 1823 तक ये राशि अवेलेबल नहीं कराई गई, और इसके पीछे मूल कारण जो था वो ये था कि हम इंडियंस जो हैं वो आपस में लड़ने लगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। कोई बोल रहा था कि अंग्रेज़ी में पढ़ना है, कोई कह रहा था कि नहीं भारतीय भाषा में पढ़ेंगे, कोई कह रहा था कि अंग्रेजी जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, कोई कह रहा था कि जो भारतीय चीज़ें हैं पहले की वो पढ़ेंगे। तो इस पूरे झगड़े का एक फेमस नाम है प्राच्य आंग्ल विवाद, ठीक है। इसी के चक्कर में क्या हुआ था कि जो 1 लाख रुपया है वो 1823 तक अवेलेबल नहीं कराया गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 20, फतेहपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो फतेहपुर में अजीमुल्ला ने किया था, अजीमुल्ला ने। और अहमदुल्ला ने कहाँ किया था? अहमदुल्ला ने किया था फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद। ये इस बार जो बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि फैज़ाबाद से किसने किया है, तो वहाँ अहमदुल्ला ने किया है, और फतेहपुर से किसने किया है, वहाँ अजीमुल्ला ने किया है। रंगोजी बापू जो हैं इन्होंने सतारा से किया था, और देवी सिंह जो हैं इन्होंने मथुरा से किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से बदरुद्दीन तैयब जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, केटी तैलंग भी हैं, बी राघवाचारी इससे संबंधित नहीं हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1885 ईस्वी में, ठीक। तो आपका आंसर है बी राघवाचारी। ये मेरे ख्याल से मद्रास महाजन सभा से रिलेटेड है बी राघवाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, नरम दलीय कांग्रेस की सीमाएं या कमियां निम्नलिखित में से क्या थीं? ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधार नहीं था, बिल्कुल सही बात है। युवा वर्ग एवं आम लोगों में भी जनाधार नहीं था, ये भी सही बात है। और ब्रिटिश सरकार में इनकी आस्था थी, ये भी सही बात है। तो ये यही रीज़न है कि युवा वर्ग में इनका जनाधार नहीं था। और ये शिक्षित और शहरी लोग थे, शहरी लोगों की संस्था थी एक तरीके से नरम दलीय, है ना। तो ग्रामीण परिवेश के लोग इनके साथ, इनकी बातों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उतना, या फिर ये लोग भी कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे ग्रामीणों के साथ, ठीक है। तो इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते का किसने विरोध किया? तो ये विरोध किया था
मदन मोहन मालवीय ने। अब 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है इसमें, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। दूसरा नंबर, नरम दलीय और गरम दलीय जो कांग्रेस है वो भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा इम्पोर्टेंट है कि यहीं पे राजकुमार शुक्ल जो है वो किससे, गांधी जी से मिलते हैं और उन्हें चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जान लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि भैया मदन मोहन मालवीय जो हैं वो इतना विरोध क्यों कर रहे थे। तो ये विरोध इनके करने का वो था, रीज़न था कि मुस्लिम लीग की जो मांगे थी उससे मदन मोहन मालवीय इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। मुस्लिम लीग की मांगे थी कि हमें पृथक निर्वाचन दे दिया जाए, ठीक। और केंद्र में हमें मुस्लिमों के लिए 1/3 आरक्षण मांगा था मुस्लिम लीग ने, और प्रांतों में जनसंख्या के हिसाब से भी इसने आरक्षण मांगा था। और एक और मांग इनकी थी, यदि 3/4 जो सदस्य हैं, ठीक है, अगर वो किसी कानून का विरोध करते हैं प्रांतों में और केंद्र में भी किसी कानून का विरोध करते हैं तो वो क्या होगा, वो कानून लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी मांग है ये काइंड ऑफ मुस्लिम लीग की ये मुस्लिम सापेक्ष थी, इसमें राष्ट्रीयता जैसी कोई मांग नहीं थी, है ना। ये एक वर्ग विशेष के लिए मांगे थी। और वहीं आप अगर कांग्रेस की मांगे देखिएगा तो कांग्रेस की मांग थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, वायसराय परिषद में आधे इंडियन हो, ठीक है, भारत परिषद को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत परिषद जो है वो समझिए कि एक तरीके से इंडिया के लिए कोड था। ये बैठ बैठ के इंडिया के में शासन कैसे हो इसके लिए रेगुलेट करता था, और मस्त इसको पैसा मिलता था भारत के रेवेन्यू से। तो कांग्रेस चाहती थी कि भैया हमारा रेवेन्यू बचे, इनको ख़त्म किया जाए भारत परिषद को, ठीक है। ये सारी मांगे, राष्ट्रीय मांगे जो थी वो किसकी थी, कांग्रेस की। तो इसी बात पे मदन मोहन मालवीय चिढ़ गए कि ये किस तरीके की मांगे हैं मुस्लिम लीग की और आप उनके साथ एग्री कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हरिपुरा अधिवेशन 1968 के पश्चात बनी राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, आपको पता है। और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि ये महात्मा गांधी के अपोजिट स्टैंड ले लेते हैं, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें ये सब बोल देते हैं जो महात्मा गांधी के फिलॉसफी के अगेंस्ट थी। तो महात्मा गांधी इनसे थोड़े अपसेट हो जाते हैं। और इसी के बाद जो 1939 में त्रिपुरी में जो अधिवेशन होता है, आपको पता होगा, त्रिपुरी संकट, जिसमें महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपने बिहाफ में खड़ा किया। और जब वो हार गए तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पट्टाभी सीतारामैया से ज़्यादा मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर रिजाइन कर दिया था, ये कह के कि जब मैं राष्ट्र के सबसे सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नहीं भरोसा नहीं जीत सकता तो मुझे इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। व्हाट ए ग्रेट मैन। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो हरिपुरा अधिवेशन कराया था उसमें उन्होंने एक योजना समिति बनाई थी, राष्ट्रीय योजना समिति, और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन भी इस बार अभी सचिवालय में आया था। तो हालांकि ऑप्शंस यही थे कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों में क्या शामिल नहीं था। एक सेकंड। हाँ जी, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस इन्होंने मांगा था। पृथक निर्वाचन की समाप्ति, ओके। अल्पसंख्यक आरक्षण की मनाही, नहीं ये गलत है।
इन्होंने अल्पसंख्यक आरक्षण की बात की थी। इवन इतना इतना तक कहा था कि उत्तर पश्चिम जो है सीमा भारत की, उत्तर पश्चिम प्रांत, वहाँ पे हिंदुओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक थे। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सी सही आंसर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। इन्होंने 19 अधिकारों का जिक्र किया था कि 19 अधिकार मिलने चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए भी अधिकार थे कि महिला शिक्षा, ठीक है, महिला वोटिंग जो भी है, ये सारे अधिकार थे। ठीक, और नेहरू रिपोर्ट आई कब थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। और ध्यान रखिए यहाँ पे एक बर्किन हेड जो है, बर्किन हेड ने एक चुनौती दी थी। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन का हम लोगों ने बहिष्कार किया, तो अंग्रेज़ों को ये बात चुभ गई। तो उन्होंने कहा कि बर्किन हेड ने एक चुनौती दी कि अगर दम है तो कोई ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो सबको मंजूर हो। तो उसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट आती है, और उसमें ये सारी मांगें रखी जाती हैं। ठीक है, इसको छोड़ के अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग रखी जाती है, पृथक निर्वाचन की समाप्ति की बात कही जाती है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, तो शुरू में तो लोग इसको मतलब जिन्ना मिन्ना भी थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बाद में पलट जाते हैं। और ध्यान रखिए, ये जो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा है, इस दर्जे की मांग के कारण दो लोग बड़े चिढ़ जाते हैं। वो कौन दो लोग हैं भैया? वो हैं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ये कहते हैं कि आप अभी भी डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हैं? हमारा हमारा लक्ष्य होना चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वतंत्रता एक तरीके से बोले तो। ठीक है, और जब कांग्रेस इनकी बात नहीं मानती है कि नहीं नहीं हम अभी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करेंगे, तो ये एक अलग से एक लीग बनाते हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, कौन कौन बनाता है? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कब? 1928 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी। चलते हैं अब आगे। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किया था राजगोपालाचारी जी ने। के कलप्पन ने मालाबार में किया था, केरल में। गोपबंधु उड़ीसा में कर रहे थे। सरोजनी नायडू धरासना जो जगह है नमक केंद्र, वहाँ कर रही थी। और राजगोपालाचारी कर रहे थे तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में सही कथन है। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव, सबसे पहले तो ये जानिए कि कैबिनेट मिशन आया कब है। तो कैबिनेट मिशन फरवरी मार्च 1946 में ये आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स थे इसके? क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर दरोगा मेंस का क्वेश्चन है इस बार जो दरोगा हुआ था। ठीक, किसमें मेंबर कौन कौन से थे? तो खैर, क्रिप्स कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में आपको सही कथन बताना है कि सही कथन कौन सा है। पाकिस्तान की मांग स्वीकृत नहीं, गलत। ये पाकिस्तान की मांग इसने अस्वीकृत कर दी थी। ठीक है, और यही कारण था किसका? मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को के बहिष्कार करने का। समझ गए? मतलब थोड़ा रूठ जाने का। नेक्स्ट, केंद्रीय स्तर पर मजबूत सरकार का गठन। ये तो अंग्रेज कभी नहीं चाहेंगे कि उस समय केंद्रीय स्तर पर मजबूत सरकार हो। ठीक है, वो केंद्रीय स्तर पर कमज़ोर सरकार की बात कर रहे थे। ठीक, और इसीलिए वो चाह रहे थे कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसके पास चली जाएं? प्रांतों के पास। तो इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा कि ये चीज़ सही है। वो चाह रहे थे कि अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो प्रांतों के पास चली जाएँ। तो इससे क्या होगा? केंद्र आपका कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांत का 2 वर्गों में बंटवारा। नहीं, ये 2 वर्गों में नहीं था, ये 3 वर्गों में था। ठीक है, 3 पार्ट में इन्होंने पूरे जो इंडियन प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, इनको 3 पार्ट में बांट दिया था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में। ठीक है, कैटेगरी ए में 6 प्रांत थे जो हिंदू बहुल थे, जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास, एमपी, बॉम्बे, ये सारे क्या थे? ये कैटेगरी ए में थे। कैटेगरी बी में उत्तर पश्चिम के जो प्रांत हैं वो जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे, सिंध, पंजाब, ये सब।
ये सारे थे। और कैटेगरी सी में ये भी मुस्लिम बहुल प्रांत था, ये पूर्व साइड में था, पूरब साइड में, बंगाल और असम, है ना। तो इसके इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास। ठीक, आगे चलते हैं। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को हड़प लिया? तो डलहौजी तो बहुत फेमस है अपने हड़पने की आदत को लेके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत यही लाया था। और इसने कुशासन के आधार पर किस राज्य को हड़प लिया? अवध को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये डलहौजी ही है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है विलियम बेंटिक को, गवर्नर जनरल। और ये मतलब काम किसने किया था? ये किया था कर्नल स्लीमैन ने, कर्नल स्लीमैन। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे बेंटिक। ठीक है। तो अगर बेंटिक है तो बेंटिक मारिए, कर्नल स्लीमैन दिख जाए, ठगी की बात कर रहे हैं, और कर्नल स्लीमैन दिख जाए तो कर्नल स्लीमैन मारिए, है ना। ये कभी नहीं होगा कि कर्नल स्लीमैन और बेंटिक आपको एक साथ दे दिया जाएगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, इलाहाबाद की संधि जो बक्सर युद्ध के बाद हुई थी, के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? ये बनाया था उन्होंने मोहम्मद रजा खान को। ठीक है। ये वही द्वैत शासन का वो है। द्वैत शासन में अंग्रेज जो है वो आर्थिक चीज़ें देख रहे थे और शासन की जिम्मेदारी दे दी थी किसको? शासन को, है ना। मतलब जो बंगाल के, बंगाल में जिसको भी वो बनाया था उन्होंने नवाब, उनको दे दिया था शासन की जिम्मेदारी, और खुद रुपया पैसा का जितना मामला है वो खुद ले लिया था। तो उप दीवान किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है, सैयद बंधु। चलिए आगे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत भू राजस्व का कितना प्रतिशत ब्रिटिश सरकार लेती थी? तो आपको पता है ये 10/11 हिस्सा ले लेते थे, है ना, अराउंड 89%। लागू किसने किया था? ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। आगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 36, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तकें किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट, अवध के इक्का आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो अवध का जो इक्का आंदोलन हुआ था वो 1921-22 के करीब होता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है। क्या था उद्देश्य? सरकार को लगान देना बंद करना। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था मदारी पासी। मदारी पासी ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मोपला आंदोलन के समर्थक थे? तो मोपला आंदोलन आपको पता है केरल में हुआ था। कारण क्या था? कर की दर जो है वो बहुत ज़्यादा निर्धारित कर दी गई थी। और कब हुआ है ये हुआ है अच्छा, डेट मैं मिस कर रहा हूँ, अभी डेट रहने देते हैं। ये मोपला आंदोलन के समर्थक थे। इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि मोपला आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो मोपला आंदोलन के समर्थक जो हैं वो महात्मा गांधी थे, शौकत अली भी थे, और मौलाना आज़ाद भी थे, है ना। तो इनमें से सभी, इसका आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा, डेट आप ये देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ये शायद मोपला आंदोलन 1836 से 1854 तक ये लगातार चला है मेरे ख्याल से, है ना। एक बार आप लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे मोपला आंदोलन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन से संबंधित थे?
तो ये वीवी गिरी थे जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो ये आरसी मजूमदार हैं, इन्होंने 1857 क्रांति को क्रांति नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध कहा? तो ये कहा था सावरकर ने, आपको पता होगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जीएस के ही क्वेश्चन देखेंगे, यानी हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखेंगे हम। बाकी इस पूरे दरोगा के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है 100, जिसमें करंट अफेयर भी है और साइंस के भी क्वेश्चन है। तो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आप इसी चैनल पर आप बीपीएससी का जो टेस्ट 3 है उसका पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 2, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक। अच्छा, टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वो है टेस्ट हब 13। आप इसको सर्च करिए, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 41 हो गया, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो है वो रिपन से है। और है क्या ये इल्बर्ट बिल विवाद? तो रिपन ने क्या किया था कि इंडियन जज जो हैं, इंडियन जज, इनको पावर दे दी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अंग्रेज जो अगर कोई क्राइम अंग्रेज़ों ने किया है तो उसकी सुनवाई इंडियन जज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। अंग्रेज़ों को ये अपनी तौहीन लगी तो अंग्रेज़ों ने बवाल काटना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही जो विवाद है ये इल्बर्ट बिल विवाद कहलाता है और रिपन से संबंधित है। और ये हुआ था 1883-84 में, ठीक है। मतलब 83 में शुरू हुआ, 84 तक चला था, ये कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग की आकांक्षा किसने जाहिर की थी? तो ये आकांक्षा जाहिर की थी किसने? करजन ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन अनुपस्थित थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय अनुपस्थित थे। बाकी ये लोग जो नौरोजी, रानाडे, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि कहा? तो कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि कहा था डफरिन ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसको मार्ले मिंटो बोला जाता है। और 1919 को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं मोंटफोर्ड, मोंटफोर्ड। तो कभी ऐसा दिख जाए मोंटफोर्ड तो आप समझ जाएंगे कि आपसे 1919 की बात की जा रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो ये थे CF एंड्रूज। और जो लोग सोच रहे हैं CR दास, तो CR दास को दीनबंधु नहीं देशबंधु कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? ये की गई थी सिंगापुर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है PP मेनन ने, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। और क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि नमक कानून का उल्लंघन कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और 12 मार्च को
दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो 12 मार्च नहीं करना है। ये पूछ रहा है नमक कानून, मतलब नमक किस दिन तोड़ दिया था, तो 6 अप्रैल को तोड़ दिया था, ठीक है, दांडी समुद्र तट पर। आगे क्वेश्चन नंबर 53, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये राम मनोहर लोहिया है, समाजवाद के बहुत बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया, ठीक है। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। एक्चुअली सैडलर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, मतलब वो ये आए थे 1917 से 1919, इनका टाइम फ्रेम है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। हालांकि लेकिन इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस थे, और मतलब हर लेवल पर ये लागू थे। तो जैसे कौन कौन से रिकमेंडेशन थे? इन्होंने कहा कि भैया विश्वविद्यालय तो छोड़ो, पहले आप माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दो। इनका रिकमेंडेशन था, है ना, कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी है, और स्कूल का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 12 वर्ष का होना चाहिए, ये भी बोला था इन्होंने, ठीक है। फिर महिला शिक्षा की बात की थी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की बात की थी, और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी भी बात ये करते हैं सैडलर, ठीक। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। आगे चलते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो ये कैबिनेट मिशन के अस्वीकरण के साथ ये समाप्त हो गया था। तो एक्चुअली अस्वीकरण तो नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिशन क्या करता है, ये संविधान कैसे निर्माण होगा इस पे ये लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्वीकार तो कर लिया गया था, लेकिन जो मूल बातें हैं कैबिनेट मिशन की, जो मूल भावना है, वो किसी ने नहीं माना था, ठीक है। तो यहीं से क्या हो गया कि भारत का जो विभाजन है वो तय हो गया था कैबिनेट मिशन के साथ ही, ठीक है। तो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जो 3-4 मिशन आए थे मॉडर्न इंडिया में, उसको एक बार हम कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि कौन कौन किसने किसने क्या क्या कहा था और उसके क्या मतलब निकलते हैं, ठीक है। मैं कोई खाली पेज देख रहा था नीचे की, कोई खाली पेज हो तो बताऊं, लेकिन कुछ है नहीं, तो चलिए यहीं यहीं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स क्रिप्स आता है कब? मार्च 1942 में, मार्च 1942 में चर्चिल भेजते हैं इसको, ठीक है, चर्चिल। तो इसमें क्या क्या बातें हैं क्रिप्स मिशन में? क्रिप्स मिशन पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर देता है, मतलब नहीं मानता, ठीक है। तो जैसे ही ये बात बोलेगा, मुस्लिम लीग इसका विरोध करना शुरू कर देगी, ठीक है। और जैसे ही ये संघ को या भारत को कमज़ोर करने की बात कहेगा, तो कांग्रेस इसका विरोध शुरू कर देगी। यही मतलब मूल तत्व आपको देखने को मिलेंगे सारे, जितने क्रिप्स आए, वेवेल आए, जो भी आया, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो इसने पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, और बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे, ठीक है, जिसको 1928 में ही कांग्रेस क्या कर चुकी है, मतलब 1929 में, सॉरी, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ख़त्म कर चुकी है कि हमारी मांग अब पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये अब जाके दे रहा है 1942 में डोमिनियन स्टेटस, ठीक। ये बात करता है कि संविधान निर्माण के लिए एक परिषद की निर्माण की बात ये करता है, क्योंकि इसको चाहिए होता है सपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया का, है ना। मित्र राष्ट्र जो हैं वो इसको बोलते रहते हैं कि भाई इंडिया का सपोर्ट लो, ठीक है। तो इसलिए ये क्रिप्स मिशन आता है, और वो बोलता है कि हम युद्ध के बाद क्या करेंगे, संविधान निर्माण कराएंगे, और उसमें क्या करेंगे कि कुछ लोग निर्वाचित होंगे और कुछ लोग मनोनीत होंगे, मतलब जो राजाओं, जो उस समय राजा थे, तो राजा के राज्यों से लोग जो होंगे वो राजा द्वारा मनोनीत करके भेजे जाएंगे, ठीक है। कांग्रेस ने इस पर भी थोड़ा विरोध किया था, और इसने सबसे बड़ा ब्लंडर ये कर दिया कि इसने कहा कि जिनको भी ये संविधान स्वीकार नहीं होगा, ये जो संविधान बनेगा वो जिनको स्वीकार नहीं होगा, वो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। बस इसी बात पे बवाल हो गया, और कांग्रेस ने कहा कि ये क्या मजाक है, मतलब इससे तो इंडिया बिल्कुल खंड खंड हो जाएगा, है ना। तो इसका एक ये मेन रीज़न था कांग्रेस के विरोध का। और इसने एक और गलती की थी, इसने कहा था कि गवर्नर जनरल की जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, मतलब जैसा था वैसा रहेगी। तो आपको पता होगा गवर्नर जनरल के पास एक बहुत खतरनाक टाइप की पावर है, वीटो पावर, ठीक है।
तो वीटो पावर ये चाहते थे कि बचा लें गवर्नर जनरल के लिए, ताकि इंडिया को क्या ऑटोनॉमी ना मिल पाए, इंडिया अपने मन की चीज़ें ना कर पाए। अगर ऐसा कुछ करेगा तो गवर्नर क्या कर देगा, वीटो लगा देगा, ठीक है, तो प्रस्ताव ही पारित नहीं होगा। तो इन सब मामलों पे कांग्रेस ने विरोध किया था। नेक्स्ट जो आता है, राजगोपालाचारी आते हैं सीन में। एक राजगोपालाचारी फार्मूला होता है, वो एक्चुअली ये आया था कि ये मुस्लिम लीग को मनाना चाह रहे थे। राजगोपालाचारी फार्मूला ये मार्च 1944 में आए, इसका जिक्र है। ये कह रहे थे मुस्लिम लीग से कि आप स्वतंत्रता आंदोलन को क्या करिए, समर्थन दीजिए, ठीक है। और ये कह रहे थे कि जब देश का विभाजन होगा तो क्या करेंगे हम। उस समय ये कह रहे थे कि रक्षा, वाणिज्य और दूरसंचार का जो क्षेत्र है, ये बोल रहे थे कि इसको कॉमन रख दिया जाए, मतलब एक ही संघ, ठीक है, इसको देखेगा, है ना, रक्षा, वाणिज्य और दूरसंचार को। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। तो राजगोपालाचारी फार्मूला फ्लॉप हो गया था, जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद वेवेल आते हैं। वेवेल योजना पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये मई जून 1945 में, ठीक है, शिमला में एक सम्मेलन बुलाते हैं सबका, क्या ये बात किया जाए, ठीक है। इसमें वेवेल प्रस्ताव रखते हैं कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें मुख्य सेनापति को छोड़कर सारे जो पोस्ट हैं वो इंडियन रहेंगे, ठीक है, और उसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जिन्ना एक बेवकूफ़ी करते हैं, जिन्ना ये कहते हैं कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम आप जो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे वायसराय की कार्यकारिणी में, तो उसमें मुस्लिम का चयन केवल और केवल मुस्लिम लीग करेगी, ठीक है। तो इस सम्मेलन में मौलाना आज़ाद और अब्दुल गफ्फार खान भी बैठे हुए थे। इन लोगों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि नहीं, ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो सब हितैषी है, या मुसलमानों का जो रिप्रेजेंट करती है वो सिर्फ मुस्लिम लीग है, हम कौन है फिर, है ना। इस बात पे फिर बवाल हो गया था। तो वेवेल ने कहा कि हटाओ यार, ये बात नहीं बन रही है। उन्होंने ये सम्मेलन ही रद्द कर दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये कब आता है, ये आता है फरवरी से लेकर मार्च 1946 में, ठीक। इसने भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। कमज़ोर केंद्र की बात की थी और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांत के पास, हमने ऊपर भी बात की है, ठीक है। तो संविधान निर्माण की ये जो इनकी योजना है, इसको 6 जून को मुस्लिम लीग स्वीकारती है ऊपरी ऊपरी मन से। अंतरिम सरकार की जो बात है, मुस्लिम लीग ऊपरी ऊपरी मन से स्वीकारती है, और 24 जून को कांग्रेस भी स्वीकार कर लेती है, ठीक है, कि हम इसकी कुछ बातें मान के हम वर्क करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, मुस्लिम लीग फ्लिप कर जाती है, गतिरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। और बाद में आपको पता ही है कि जिन्ना नेशनल एक्शन डे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक्शन डे डिक्लेयर कर देते हैं, और उसके बाद बहुत व्यापक तौर पर नरसंहार होता है, ठीक। उसके बाद जो विभाजन है इंडिया का वो अपरिहार्य हो जाता है, ठीक। तो ये स्टोरी थी पूरी पूरी मॉडर्न इंडिया की, है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया कवर कर लिया है। अब जो 56 से लेके और इसके नीचे जो भी 100 तक क्वेश्चन है वो आपको मैं फिर से बता दूं, इसी चैनल पर आपको बीपीएससी का टेस्ट 3 देखना है, पार्ट 2। वहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट अफेयर और साइंस, उस सेगमेंट को देख लेना है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले संडे को। जय हिंद, जय भारत।